नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर सभी व्यूअर्स का, सभी लर्नर्स का केमिस्ट्री के इस विशेष सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाला सेशन बच्चों फिजिक्स का था। फिजिक्स पर हमने 15 सवाल आपके सामने रखे, उन सभी सवालों का डिस्कशन भी किया। सभी सवालों पर आपके कमेंट भी हमको मिले, जिसमें एक कमेंट फोकस दूरी वाला था। फोकस दूरी पर एक फार्मूला लिखा था हमने। फोकस दूरी जैसा कि आप जानते हो डायोप्टर में निकाली जाती है। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर फोकस दूरी तो आपने लिखा, पहले उस प्रश्न का जवाब आपको दे दें। तो उस फोकस दूरी में हमने लिखा था 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, और ये फोकस दूरी डायोप्टर में पूछी थी। चूंकि फोकस दूरी दो लेंसों की सेंटीमीटर में लिखी हुई थी, इसलिए डायोप्टर में जो दूरी निकाली जाती है वो मीटर में होती है। इसलिए हमने एक एक की जगह, यहाँ एक एक की जगह जब फोकस दूरी निकाली है तो 100 लिखा है, क्योंकि नीचे सेंटीमीटर में था। इसलिए उस बच्चे ने सवाल पूछा था, राकेश ने, कि सर यहाँ 100 कैसे आया है। तो 100 इसलिए लिखा कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो ये 100 इस पर लिखा और 100 इस पर लिखा। बस ये सवाल आगे भी जो हमको ध्यान आते जाएंगे आपके कमेंट सेक्शन से, वो हम आपको जवाब देते जाएंगे। आज का जो सेशन है बच्चों, वो हमारा केमिस्ट्री का सेशन है। केमिस्ट्री में सवाल नीट पर, स्टेट पीएससी पर, यूपीएससी एसएससी पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे सवाल होते हैं, इसका एक कलेक्शन किया है। और ज़्यादातर आज सवाल पीएनएसटी के, क्योंकि वो पीएनएसटी की परीक्षा आपके काफ़ी नज़दीक है, तो पीएनएसटी स्पेशल के सवालों को इकट्ठा किया है। आज सवालों की संख्या 15 है और उन 15 सवालों पर एक एक करके डिस्कशन भी करेंगे। पहले कोशिश करेंगे कि आप उन सवालों को करें। 1 मिनट का समय देंगे और 1 मिनट के समय में यदि आप कर पाते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते तो जब हम पूरे के पूरे 15 सवाल आपसे पूछ लेंगे और वापस उत्तर बताने आएंगे, तो हर सवाल का, जैसे पहले के वीडियो में डिस्कशन करते आए हैं, वैसे ही डिस्कशन का पेज आज भी लगा है। हर सवाल का डिस्कशन भी करेंगे। बच्चों, जब आप क्लास में लाइव हों, जैसा कि ये हमारी क्लास आज की ठीक शाम को 5 बजे लाइव होगी, जब आप हमारे साथ लाइव हों तो पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ क्लास को अटेंड करें। ये क्लास छोड़ करके जाने की और फिर आकर के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछने की आदत छोड़ दें। जब आप लाइव हों तो लगातार लाइव रहें और हमसे सवाल पूछें। साइंस और टेक्नोलॉजी का कहीं का भी सवाल हो, आप पूछेंगे, हम उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। और जब हम यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइज हो जाएंगे तो उसी तरह की क्लास आपको देंगे जैसे अनअकैडमी पर है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। केमिस्ट्री के इस डीप डिस्कशन सेशन में हम सवालों की शुरुआत करें उसके पहले फिर आपको एक बार याद दिला दें, जब आप सेशन में हमारे साथ जुड़े तो लगातार जुड़े रहें। सारे नोटिफिकेशन को बंद कर लें, फोन कॉल को अटेंड करना बंद कर दें, तब ये सवाल आपके समझ में आएगा। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, पीएनएसटी स्पेशल का ये पहला सवाल, नीट का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। संयोजकता पर से जुड़ा हुआ ये सवाल, रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ ये सवाल, दो सवाल कार्बन डेट से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसे कार्बन डेटिंग
या बल्कि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेडियो कार्बन डेटिंग। निम्न में से किसे कार्बन डेटिंग पद्धति में उपयोग किया जाता है? पहला सवाल है ये, ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या 16 कार्बन का, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या 20 कार्बन का, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या 14 कार्बन का, और डी ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं। सीधा और सरल सवाल है। रेडियो केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी की केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, कार्बन डेटिंग की प्रोसेस पढ़ी होगी। सीधा और सरल सवाल है कि निम्न में से किसी कार्बन डेटिंग में पद्धति में उपयोग किया जाता है। ऐसा सवाल नीट ने भी पूछा और 2016 में पीएनएसटी ने यह सवाल पूछा है। आप सही जवाब कीजिए और सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में भेजिए। और जब 15 सवाल हो जाए तो 15 सवालों का पूरी एक लिस्ट बना करके हमको बताइए कि आपसे कितने सवाल बने, आपकी तैयारी कितनी है, क्या आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली है। मान लीजिए यदि आपने उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसकी थ्योरी भी आपको पढ़ाएंगे। तो ये था हमारा पहला सवाल। पहले सवाल को डिस्कशन के लिए हमने पेज लगाया है, इसका पूरा डिस्कशन लिखेंगे, थ्योरी भी आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा सवाल है, कार्बन परमाणु में यूपीएससी का ये सवाल, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके होंगे इंग्लिश मीडियम वाले भी। कोशिश करिए, आप इतनी तो इंग्लिश आप कर लेते होंगे, जो टर्मिनोलॉजी है उसकी अंग्रेजी हम बताने की कोशिश करते हैं। और जब इंग्लिश उसकी आप समझ लें, ना समझें तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस चीज़ की आप अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, हम तुरंत उसकी पूरी की पूरी अंग्रेजी प्रश्न की आपको कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। यहाँ हम पूछ रहे हैं कि यदि एक कार्बन का एटम है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स क्या हैं। सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि संख्या है। अब यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्हीनियस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, बोरबरी का परमाणु मॉडल, ये सारे थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो ही उत्तर बनेगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं कार्बन में, 1 होगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं 3 होगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं 2 होगा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 4 होगा। और यदि आप संभव हो तो कमेंट सेक्शन में वो चित्र बना करके हमको बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाएगा। खाने चित्र बना करके आप हमको समझा पाएं तो समझाइएगा, तब हम मान लेंगे कि आपने इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन पर आपने पूरी पढ़ाई कर ली है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, नीट में भी, पीएनएसटी में भी, एसएससी में भी, कहीं भी पूछा जा सकता है कि कार्बन परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है या 4 होती है। ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न को गलत करेंगे, देखना ध्यान से, गलत ना होने पाए। तीसरा सवाल, इसका भी डिस्कशन हम करेंगे, आपको समझाएंगे। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। यह सवाल
आवर्त सारणी से। पीएनएसटी 2016 में पूछा गया, नीट में भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश पीएससी में ये सवाल आज से 3-4 साल पहले ये पूछा। निम्न में से किसके लिए, तीसरा सवाल, निम्न में से किसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल, अंग्रेजी वाले बच्चे, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये अभी थोड़े ही समय पहले जब केमिस्ट्री का सेशन लेकर के आए थे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है ये हमने पढ़ाया था। निम्न में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है, लोएस्ट है, निम्नतम है। निम्न में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है। अक्सर हमारे पास मैसेज जो है चेतना ठाकुर के हैं, सर इंग्लिश बताइए इसकी। फिर कह रहे हैं चेतना समझो इस प्रश्न को, इतनी तो हिंदी अंग्रेजी कर लोगी कि निम्न में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है, लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, सिर्फ ये समझो। ए ऑप्शन दे रहे हैं, अक्रिय गैसों का है, यानी इनर्ट गैसेस का है, इनर्ट गैसेस का है या अक्रिय गैसों का है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं हैलोजेंस का है, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं क्षार धातुओं का है, यानी जो बेसिक मेटल्स हैं। अब क्षार धातुएं कहाँ हैं आवर्त सारणी में, यह हमने आपको सिखा रखा है। जरा आवर्त सारणी में बाएं हाथ पर रहिएगा, क्षारीय धातुएं सिखाया है, क्षारीय मृदा धातुएं सिखाया है, बीच की एरिया दिखाया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब कुछ पढ़ाया है। आज सवाल है, आपको सही जवाब देना है, निम्न में से किसके लिए आयनन विभव आयनाइजेशन पोटेंशियल निम्नतम है, इनर्ट गैसों का है, हैलोजन का है, क्षार धातुओं का है, और डी में दे रहे हैं क्षारीय मृदा धातुओं का है। बेसिक अर्थ मेटल्स का है, आपको बताना है, इनर्ट गैसों का है, हैलोजन का है। आवर्त सारणी आप सामने रख लीजिए, तभी ये जवाब बनेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल की पहले परिभाषा समझिएगा और तब उत्तर कीजिएगा, यहां भी गड़बड़ मत कीजिएगा। तीसरे सवाल पर इसका भी डिस्कशन हम आपको समझाएंगे। बच्चों, चौथा सवाल एक अभिक्रिया नीट ने दिया। अब इस अभिक्रिया में एक तत्व को हम छिपा करके रखेंगे, आपको उस तत्व का नाम बताना है। पीएनएसटी में भी सवाल हो सकता है। ये अभिक्रिया लिख रहे हैं चौथे सवाल पर, अभिक्रिया ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया 4m प्लस 8Cn प्लस 2H2O प्लस O2 इज इक्वल टू 4m। अर्थ समझ रहे होंगे आप, Cn2 प्लस 4OH में ये रासायनिक क्रिया हमने लिखी,
और लिखने का एक रासायनिक क्रिया है। आपके केमिस्ट्री में अक्सर ये सवाल नीट में पूछा गया, कई बार ये सवाल पूछा गया है। यम के बारे में आपको बताना है, ये यम क्या है। इस रासायनिक क्रिया में यम, इस यम के बारे में पूछ रहा है। में यम है, क्या ये यम आयरन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये गोल्ड है? क्या ये जिंक है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये कॉपर है? ये यम क्या है? यदि रासायनिक क्रियाओं के प्रकार को आपने पढ़ा होगा ईमानदारी से, देखिए सवाल कठिन नहीं आएंगे। आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल ही पूछ रहे हैं, इसलिए आपकी तैयारी थ्योरी पर जरा गंभीरता से कर लेना। अभिक्रिया लिखा 4m + 8cn + 2h2o + O2 = 4mCN2 + 4OH। विलयन में OH आयन बाहर आ गया। यम को बताना है आपको, यम क्या है? क्या वो आयरन है? क्या वो गोल्ड है? क्या वो जिंक है? फिर से आपको याद दिला दें, हो सकता है आपको इसके प्रतीक पता ना हो, तो ये भी लिख देते हैं। सही उत्तर का जवाब कीजिए चौथे सवाल का। नहीं बनेगा फिर रासायनिक क्रिया लिखेंगे, समझाएंगे। बच्चों 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यह सवाल एसिड और बेस से हमने निकाला। हो सकता है आपके, यदि आपने एसिड और बेस पढ़ा होगा तो यह सवाल बनेगा। यह सवाल यूपीएससी ने एक बार दूसरे तरीके से पूछा है, हमने तरीके को सरल किया है। जरा जवाब दीजिएगा। वह प्रजाति इंग्लिश वाले बच्चे, वह स्पीसीज जो लुईस एसिड की तरह लुईस एसिड की तरह व्यवहार करती है, वह प्रजाति जो लुईस एसिड की तरह व्यवहार करती है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर इसको अपवाद वाले पॉइंट पर हम पढ़ते हैं। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसकी थ्योरी बड़ी मजेदार है, उसको भी समझाएंगे। वह प्रजाति जो लुईस एसिड की तरह व्यवहार तो करती है, लेकिन ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। ये दो वैज्ञानिक थे, ब्रोंस्टेड अम्ल नहीं है। क्या हो सकता है? ए ऑप्शन दे रहे, क्या वह ऑक्सीजन? क्या वह BF3? क्या वह OH? क्या वह NH2 है? यदि आपने ब्रोंस्टेड और लारी के सिद्धांत को पढ़ा होगा, उत्तर बनेगा। यदि आपने ब्रोंस्टेड लारी के नियम को नहीं पढ़ा होगा तो उत्तर वहां से ही निकाला गया है। जरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा यदि नहीं पढ़ा होगा। नहीं बनेगा, डिस्कशन का पेज यहां भी लगा है, इसको भी हम समझाएंगे। और जब आप क्लास में आए तो लगातार हमारे साथ बने रहें, ताकि आपके दिमाग में उसकी एनालिसिस चलती रहे। यदि आप प्रश्न के साथ समय देंगे, उत्तर जरूर निकलेगा। 6वां सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर यह रहा। बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। यह रहा सवाल।
क्या होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है। नाम इसलिए ले रहे हैं, फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो सिर्फ नाम से जानते हैं, उनको रासायनिक नाम नहीं पता होते, इसलिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सोडियम क्लोराइड है? बेकिंग सोडा का सही ऑप्शन बताइए आप, और यह भी बताइएगा किस प्रक्रिया के द्वारा, यूपीएससी का सवाल था, हमने थोड़ा सवाल को काट छाट किया, किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। सवाल को सरलतम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि 1 घंटे के सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको करवा पाए और थ्योरी भी समझा पाए, ये आपको बताना है। बेकिंग सोडा होता क्या है, साथ में किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, ये था हमारा 6वां सवाल। नहीं बनेगा इसका भी डिस्कशन आपके सामने लाएंगे बच्चों। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक अभिक्रिया लिख रहे हैं, अभिक्रिया यानी रिएक्शन। C2H2 समझ गए होंगे, एसेटिलीन, ये गैस के फॉर्म में है। इसकी क्रिया हम कराने जा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, वो भी गैस रूप में होगी, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा ध्यान से देखिएगा 5/2 ऑक्सीजन जो गैस के रूप में है। जब दोनों की आपस में क्रिया कराया तो हमें परिणाम क्या मिला, ये भी लिख देते हैं। 2CO2 गैस बनी प्लस पानी का वाष्प रूप बना। यहां पर जो ऊष्मा का परिवर्तन है, सवाल को समझिएगा, का ऊष्मा परिवर्तन माना जाता है। ये जो ऊष्मा में चेंज होगा, जब ये आपस में क्रिया करेंगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये पानी बन जाएगा, तो ऊष्मा में परिवर्तन होगा। इस रासायनिक क्रिया में ऊष्मा में कुछ परिवर्तन होगा। ये ऊष्मा का परिवर्तन आप क्या मानोगे? क्या ये मेल्टिंग हीट कहोगे? क्या यह गलन की ऊष्मा है? अंग्रेजी वाले बच्चे लफड़ा मत करना, सवाल का जवाब ना दो, कहा दो इंग्लिश में नहीं था इसलिए जवाब नहीं दे रहे। कोशिश करो। मेल्टिंग हीट है क्या वो? दूसरा, क्या वह कंबस्चन हीट है, दहन ऊष्मा है? क्या वह इवापोरेशन हीट है, बाष्पन, वेपोराइजेशन हीट, बाष्पन ऊष्मा है? या संभवन ऊष्मा है? ये जो ऊष्मा में परिवर्तन हुआ, हम देखना, सवाल को समझ लेना, जो ऊष्मा का परिवर्तन है, चेंज इन हीट जो हो रहा है इस रासायनिक क्रिया में, और इस रासायनिक क्रिया में जब प्रोडक्ट बनता है तो ऊष्मा में परिवर्तन होता है। हम उस ऊष्मा के परिवर्तन को पूछ रहे हैं, क्या वो गलन की ऊष्मा है, क्या वो दहन की ऊष्मा है, क्या बाष्पन की ऊष्मा है, क्या संभवन ऊष्मा है? ये हमारा 7वां सवाल था। 7वें सवाल में भी हम एक विस्तार से डिस्कशन आपको देने जाने वाले हैं बच्चों। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यह सवाल पीएनएसटी ने पूछा। प्रोपाइन पानी के साथ प्रोपाइन पानी के साथ मतलब H2O के साथ HgSO4 ध्यान से रासायनिक समीकरण को समझने की कोशिश करना। और H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है प्रोपाइन पानी के साथ HgSO4 और H2SO4 उपस्थित रहे, प्रोपाइन पानी के साथ क्रिया करके क्या देता है, यह सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या और रासायनिक क्रिया करके दिखाएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, ये रासायनिक क्रिया करके आपको हम बताएंगे। क्या यह एसीटोन बनाएगा, क्या ये एस्टल्डिहाइड CH3CHO बनाएगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह मिथाइल एसीटेट बनाएगा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह CH3COOH बनाएगा, एस्टिक एसिड बनाएगा। क्या यह एसीटोन बनाएगा, क्या यह CH3CHO बनाएगा, क्या यह मिथाइल एसीटेट बनाएगा, क्या यह CH3COOH बनाएगा। इस रासायनिक समीकरण को 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं। प्रोपाइन को पानी के साथ रिएक्ट करवा लीजिए, HgSO4 H2SO4 उपस्थित है, क्या बनता है ये बता दीजिए। नहीं बनेगा तो इसके लिए भी हमने डिस्कशन का पेज नंबर 8 लगाया है, क्वेश्चन नंबर 8 लगाया है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। बच्चों 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। मध्य प्रदेश पीएससी में एक सवाल ये पूछा गया, पूछने का उसका तरीका कुछ टेढ़ा था, हमने उसको साधारण भाषा में लिखा है, पर आप उस टेढ़े तरीके से हो सकता है उत्तर ना दे पाते, हम उसको सवाल को सीधे तरीके से आपसे पूछ रहे हैं। सामान्य टेबल लवण का सूत्र क्या है। ज्यादातर बच्चे इसको बहुत जल्दी जवाब देंगे। क्या वह KCl है, क्या वह NaCl है, क्या वह CaCl2 है, और क्या जितने भी नाम लिखे उसमें एक भी उत्तर सही नहीं है। सामान्य टेबल लवण, जनरल टेबल साल्ट किसको कहते हो, KCl को, NaCl को, कैल्शियम क्लोराइड को, या नन, ये भी जवाब देना। इसको भी एक जरूरी जानकारी आपको देंगे जो डिस्कशन में लिखेंगे 9वें सवाल पर। बच्चों 10वां सवाल PNST नीट और UPSC में तीनों में ये सवाल पूछा गया। निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में
मैक्सिमम अमाउंट में। इंग्लिश वाले बच्चे जरा इसकी भाषा को समझना। कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मैक्सिमम अमाउंट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ऑक्सीजन है, क्या वह नाइट्रोजन है? इसका भी डिस्कशन करेंगे। यदि आपको आता होगा कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी तो डिस्कशन पर आएंगे तो सारे के सारे गैसों के पर सवाल पूछे गए हैं, इसलिए 10वें सवाल के साथ 3-4 प्रश्न आपके सॉल्व करेंगे हम। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, या डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो क्लोरीन है? निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? यह हमारा सवाल है। क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो आर्गन है, क्या वो क्लोरीन है? सही जवाब करने की कोशिश करिएगा। बल्कि यदि आपको पता होगा कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में है, क्या परसेंटेज है, ये भी बताइएगा, क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी गैसों का परसेंटेज पूछा गया है। तो आपका तैयार हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे हम 10वें सवाल को। बच्चों 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। पॉलीमराइजेशन से जुड़ा हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह सवाल, 11वां सवाल। निम्नलिखित में से बहुलक है पॉलीमराइज कंपाउंड है ये, जिसको हम कहते हैं रेयान, धागे होते हैं इसके। निम्नलिखित में से बहुलक रेयान बनाने में प्रयुक्त होता है? बहुलक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कुल मिलाकर के रेयान को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, यह सवाल पूछा गया। स्टेट पीएससी में आया है, छत्तीसगढ़ में भी आया है, झारखंड पीएससी में भी ये सवाल आया है, राजस्थान पीएससी में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक या रेयान बनाने में प्रयुक्त होता है? क्या वो सेल्यूलोज है, बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पॉलिस्टर है, सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो नायलॉन है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो स्टार्च है? कौन सा बहुलक है जिसके बहुत सारे, अब बहुत पॉलीमराइजेशन क्या होता है इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। बहुत सारे छोटे छोटे कण जब एक साथ जुड़ करके कोई संरचना, कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं। रेयान जो है छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बन जाता है। वो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या सेलुलोज का इस्तेमाल होता है, क्या पॉलिस्टर का इस्तेमाल होता है, क्या नायलॉन का इस्तेमाल होता है, और क्या बताना स्टार्च का होता है? नहीं बनेगा तो इसका भी डिस्कशन 11वें का हम करने वाले हैं। बच्चों 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पीएनएसटी और नीट में ये पूछा गया सवाल, 12वें सवाल पर करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपने संयोजकता पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, तो यह सवाल बनेगा 12वां सवाल। आयरन 3- में अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या
होगी? ये 12वां सवाल है। क्या ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या 2 है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इसकी संख्या 3 है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इसकी संख्या 5 है। क्या यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एस पी डी एफ सारी शर्तों को हमने पढ़ाया है, इसके पहले जो वीडियो हमारे डले हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एस कक्षा में, पी कक्षा में, डी कक्षा में, ये सब कुछ पढ़ा है। उन सारे सेशन को आपको पढ़ लेना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि पढ़ लोगे तो इन तरह के सवालों को आप कर पाओगे। तो आयरन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, या डी ऑप्शन दे रहे हैं 1 होगी। और लिखिएगा कि कैसे आपने कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है। 12वें सवाल के लिए भी हम समझाएंगे आपको, इसके लिए भी डिस्कशन पेज लेकर के आए। बच्चों 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह भी सवाल, कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता, केमिकल कंपाउंड की प्योरिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता, हिंदी करेक्ट करिएगा, शायद ऐसा शू होगा। कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता की संतुष्ट की जाती है प्योरिटी कार्बनिक यौगिकों में कैसे निकाली जाती है? कुल मिलाकर एक प्योरिटी का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पार्ट है। हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो, प्योरिटी वाले चैप्टर को पढ़िएगा, उससे पीएनएसटी में, नीट में, यूपीएससी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। उसको भी प्योरिटी ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर को जरूर पढ़ना। कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता की संतुष्टि किससे की जाती है? क्या गला करके किया जाता है, या क्या मेल्टिंग प्रोसेस पर किया जाता है, या कह लीजिए क्या उसके गलनांक पर की जाती है, या गलनांक द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या उसके डेंसिटी के द्वारा की जाती है, घनत्व द्वारा। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या उसके मॉलिक्यूलर वेट के द्वारा की जाती है, अणुभार के द्वारा, मॉलिक्यूलर वेट के द्वारा की जाती है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो वाटर में घुलनशीलता या विलेयता के द्वारा। सॉल्वेबिलिटी इन वाटर, कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता की संतुष्टि क्या सॉल्वेबिलिटी इन वाटर के द्वारा की जाती है? थोड़ा सा कठिन सवाल है। यदि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ा होगा तभी ये जवाब बनेगा। जल में विलेयता के द्वारा की जाती है। सवाल था कार्बनिक यौगिकों की प्योरिटी की संतुष्टि किससे करोगे? गलनांक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारे प्योरिटी टेस्ट करने के लिए, सोना टेस्ट करना हो, तांबा टेस्ट करना हो, उसके लिए आप जानते हो। यहाँ पर सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, उसकी शुद्धता कैसे जानोगे? गलनांक के द्वारा, घनत्व के द्वारा, मॉलिक्यूलर वेट के द्वारा, या जल में विलेयता के द्वारा की जाती है। इसका भी डिस्कशन 13वें सवाल का हम लाएंगे। 14वां सवाल, निम्न में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सवाल है, निम्न में से किस अम्ल को
दुर्बल अम्ल माना जाता है। दुर्बल अम्ल का मतलब है वीक एसिड। निम्न में से किसको दुर्बल अम्ल माना जाता है? क्या वह सल्फ्यूरिक एसिड है? क्या वह फास्फोरिक एसिड है? क्या वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है? और क्या वह बैटरी वाला एसिड है? दुर्बल अम्ल बताना है, वीक एसिड। अब वीक एसिड स्ट्रांग एसिड में क्या अंतर होता है? हो सकता है अभी हमने ना पढ़ाया हो। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, इनकी परिभाषा क्या है, क्यों इनमें बंधों के कारण कैसे स्ट्रांग बना, कैसे कमजोर बना, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। तब ये सवाल बनेगा, किस अम्ल को दुर्बल वीक एसिड माना जाता है? यह सवाल 14वां है। यहां पर भी हम डिस्कशन 14वें सवाल पर करेंगे। और आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने आने वाला है, 15वां सवाल। निम्नलिखित में दुर्बलतम क्षार, यानी वीक बेस, दुर्बलतम क्षार कौन सा है? इसकी भी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। यदि दुर्बल एसिड पता कर सकते हो तो वही चैप्टर दुर्बल क्षार के पता करने का भी है, वहां भी आप पता कर सकते हो। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन पर चिंतित मत होइएगा, उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी CH3 और डी CH3O। यदि आप ये उत्तर करेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमको समझाइएगा कैसे आपने इसके दुर्बलतम क्षार को पहचाना। नीट का भी ये सवाल है, PNST का सवाल है। निम्नलिखित में दुर्बलतम क्षार कौन सा है? इसका सही उत्तर कीजिए, सही उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये हमारा इसका भी डिस्कशन हम पूरे ताकत और ईमानदारी के साथ 15वें पॉइंट पर करेंगे। आज के लिए सिर्फ 15 सवाल हैं। अब बारी है इन 15 सवालों की डिस्कशन की, तो हम सीधा वापस चलते हैं पहले सवाल पर और पूरी थ्योरी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पहले सवाल पर क्या हमने पूछा और क्या आपने उत्तर दिया, क्या उसके पीछे लॉजिक था या क्या थ्योरी थी। तो ये सवाल पहला था कि निम्न में से कार्बन डेटिंग पद्धति में उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? इसको आपने थ्योरेटिकल बहुत सारा पढ़ा है, क्या होती है कार्बन डेटिंग, कैसे कार्बन डेटिंग करते हैं। तो पहले सवाल का डिस्कशन हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपको रटने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए। जो डिस्कशन के पहले पेज पर हम लिखने जा रहे हैं कि कार्बन C14, कार्बन C14 ये आइसोटोप है। आइसोटोप्स आइसोटोप्स की हिंदी होती है समस्थानिक। दो चीजें होती हैं, एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं और समभारिक में या आइसोबार में परमाणु भार समान होते हैं। C14 जो होता है वो समस्थानिक है, यानी परमाणु क्रमांक समान होते हैं। आइसोटोप को या समस्थानिक को रेडियो कार्बन पद्धति में
रेडियो कार्बन पद्धति में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये सवाल तो उसका था, किसका? जो सवाल हमने पूछा। C14 को ढूंढ लेते हैं साहब, ये इसका सही जवाब। अब C14 का ही उपयोग क्यों होता है, कार्बन 14 का ही उपयोग क्यों होता है, यह सवाल यूपीएससी ने पूछा था। हम चाहते हैं कि उसकी भी थ्योरी आपको बता दें, सिद्धांत क्या है उसके पीछे ये बता दें। तो दूसरे पॉइंट में उसका सिद्धांत ये भी लिखे देते हैं कि चूंकि C14 रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मी होता है, इसलिए इसका उपयोग किया। अब आप इसकी पूरी थ्योरी को आप समझ गए। C14 आइसोटोप है। 3-4 जानकारी आपके डिस्कशन में ऑब्जेक्टिव आपके लिए तैयार करेगी कि एक आइसोटोप है, रेडियो कार्बन पद्धति में इसका उपयोग किया जाता है, और तीसरा चूंकि ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय है, रेडियो धर्मी है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दूसरा सवाल हमने पूछा कि कार्बन परमाणु में अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये दे दें कि बहुत सारे बच्चों ने 4 कहा कमेंट सेक्शन में। हम इसकी सही जानकारी आपको दे दें, अयुग्मित की संख्या 2 होती है। कैसे 2 होती है, आइए इसका डिस्कशन करते हैं। लिख भी ले, कार्बन परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। अब 2 कैसे है ये भी हम आपको समझाने वाले हैं। इतना तो आप समझ गए। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार हमने लिख दिया। अब जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चैम्बर बनाते हैं। यह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यह पहला कक्ष जो हमने बनाया ये फर्स्ट S स्क्वायर का था। इसके बाद कौन सा चैम्बर बनाएंगे बच्चों? इसके बाद सेकंड S स्क्वायर बनाएंगे, और फिर इसके बाद आपको याद आता होगा तो P वाला चैम्बर बनेगा जिसको 2P स्क्वायर कहेंगे, और यहां पर चैम्बर की संख्या 1, 2 और 3। अब चलिए इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। हमने पूछा है जरा कार्बन परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में नहीं है। एक वैज्ञानिक थे जो ये कह रहे थे कि पहले जब इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाता है तो हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग चैम्बर में घुसने की कोशिश करता है। पहले वो अकेला अकेला भागेगा, बाद में सेटिंग होती है तो जोड़ा बनाते हैं। नहीं तो यदि उनको अकेला अकेला घर मिल जाए तो अकेले पर जाते हैं। इस पर एक बेहतरीन वीडियो बनेगा। यदि आपके समझ में नहीं आया होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन पर उस पर हम नया वीडियो ले आएंगे। कार्बन परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 कैसे है जरा देखिए। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो गए साहब। दूसरे कक्ष में ये नियम है तो 2, 2, 4। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच गई कितनी? 4 हो गए तो बचे 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अब 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग चैम्बर में घुसेंगे। ये जोड़ा नहीं बनाते। चाहिए था कि जैसे इधर जोड़ा बना था, चूंकि इनके पास खाली कमरा बचा है
तो इसलिए अलग अलग चले जाते हैं, इसीलिए ये दोनों अनपेयर्ड कहलाते हैं, जोड़ी नहीं बनाते, जोड़ी नहीं बनाते। बच्चों समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन में लिखते रहना। कार्बन परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, ये एक नियम है। तो वो जब तक खाली कक्षा रहेगी, खाली चैम्बर रहेगा, तब तक उनकी पूरी कोशिश, पूरी ताकत रहती है कि हम अलग अलग चैम्बर में रहें, फैल के रहें, जोड़ा ना बने। तो ये दूसरा सवाल कार्बन परमाणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। बहुत सारे बच्चों ने कहा होगा, साफ संयोजकता का उत्तर मार दिया होगा 6, ऐसा नहीं। तीसरा सवाल हमने पूछा था, निम्न में से किसके लिए आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये थ्योरी हमने पढ़ा रखी। यहां हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा उत्तर लिखेंगे। आयनन विभव इसका होगा, ये आपने किया होगा, नहीं किया है तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा आयनित होती हैं, कौन होती है? जो पहले होगी। तो पहले कौन है? इनर्ट गैस होगी क्या? नहीं होगी। हैलोजन होगा? नहीं होगा। क्षारीय मृदा धातुएं होगी तो, लेकिन उसके पहले उसका बाप है। उसका बाप कौन है? क्षार धातुएं हैं। याद करो, सोडियम पोटेशियम वाला वो लंबी वाली लाइन, पहले चैम्बर की पहली वाली लाइन, फर्स्ट ए ग्रुप वाली क्षार धातुओं का है। इसको भी लिख लो ताकि याद रहे। एल्कली मेटल्स या क्षार धातुएं, यहीं पर ग्रुप भी लिख लो, फर्स्ट ए। आवर्त सारणी खोल करके देखना के लिए सारी आयनन विभव निम्नतम होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल की परिभाषा पढ़ना, निम्नतम इन्हीं का होगा। निम्नतम पूछा है, निम्नतम क्षार धातुओं का होता है। एल्कली मेटल्स क्षार धातुएं फर्स्ट ए ग्रुप में हैं के लिए आयनन विभव निम्नतम होता है। यानी यदि इनको क्रम से, एक छत्तीसगढ़ की पीएससी में पूछा गया था सवाल, ऐसे टिक बना हुआ था, उसका भी उत्तर यहीं लिख देते हैं। उसने लिखा था, जैसा लिखा था बिल्कुल वही क्रम लिख देते हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप स्टेटमेंट, सही वाला स्टेटमेंट यहाँ लिखे देते हैं, आप उसको पढ़े रहिएगा। फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर हैलोजन, फिर इनर्ट गैस। मतलब यदि आयनाइजेशन पोटेंशियल का, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव का क्रम देखा जाए, तो आयनन विभव क्रम से बढ़ता चला जाता है। यदि बाएं से दाएं जाए, आप आवर्त सारणी पढ़िएगा, बाएं से दाएं जाए, बाएं से दाएं जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। तो निम्नतम किसका होगा? निम्नतम जो पहले है, निम्नतम फर्स्ट ए, या लिख लेना क्षारीय धातु का है। समझ गए? हमारे पास बच्चे नोट्स बना करके भेजते हैं, जितना हम लिखे रहते हैं उतने लिखते हैं। कुछ आपने से भी नया जोड़कर लिखो ना, सीधे जो हम टापे हैं वही टाप देते हो, कुछ नया लिख करके भेजो। आप भी पढ़ो, अपने हमारा नोट्स तो पढ़ो ही, जो हम आपको समझा रहे हैं, कुछ अपने अंदर की भावना को भी निकालो, कुछ और किताब को पकड़ो।
कुछ नया सवाल निकालो। हम दोनों मिलकर के एक नए नोट्स को बनाएंगे तो और बेहतर बनेगा। तो ये डिस्कशन का तीसरा सवाल था। एक अभिक्रिया लिखी हमने, इसमें पूछा कि यम कौन सा है, चौथे सवाल का। अब इस अभिक्रिया में यम जो है वो सोना होगा। कैसे होगा ये अभिक्रिया हम लिख करके आपको दिखा देते हैं। 4Au प्लस 8Cn प्लस 2H2O प्लस 2H2O प्लस O2। ये जब रासायनिक क्रिया हुई तब बनता है 4Au। CN2 प्लस 4। तो ये जो यहां पर हमने यम लिखा था, इस रासायनिक क्रिया को अपने बुक में ढूंढना, कोशिश करना और फिर हमें मैसेज करना कि ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया थी, कौन एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया थी जिसको हमने आपसे सवाल के रूप में पूछा है। ये यम जो है वो विशेष रासायनिक अभिक्रिया है। बच्चों, 5वां सवाल, वह प्रजाति जो लुईस एसिड की तरह व्यवहार तो करती है लेकिन ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। 5वां सवाल, और इसका सही जवाब है BF3, क्योंकि ब्रोंस्टेड एसिड में यह आयन का देना जरूरी है। सब यह आयन के पास है, इसके पास नहीं है। अब ब्रोंस्टेड का सिद्धांत क्या है, लारी का सिद्धांत क्या है, जब ये सारी चीजें पढ़ोगे तो उत्तर मिलेगा। इसको डिस्कशन भी हम यहां लिखे देते हैं 5वें का। BF3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि कारण भी लिखे देते हैं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हिंदी में कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित योग, अयुग्मित योग प्राप्त करता है। चूंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है इसलिए एसिड हुआ। पर यह, आगे देखना, फिर लिख रहे हैं, पर यह ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है, ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है, क्योंकि, अब तो उत्तर समझ गए होंगे, क्योंकि H आयन नहीं देता। कैसा लगा सवाल? बड़ा बढ़िया सवाल था। ये ब्रोंस्टेड एसिड है BF3, लेकिन इसके पास H नहीं है, और ब्रोंस्टेड कहते हैं कि जो H आयन देगा वही ब्रोंस्टेड एसिड है, इसलिए फार्मूला यहां पर लैग कर गया, और ये ब्रोंस्टेड एसिड नहीं हो सकता क्योंकि H आयन देता ही नहीं। 6वां सवाल, लेकिन सुडा इसका डिस्कशन करें उसको पहले ही बता दें, आप भी बता चुके होंगे कमेंट सेक्शन में कि साहब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, माना, इतना तो आप जानते हो, लेकिन ये बता दो मेरे बच्चों कि ये प्रक्रिया कौन सी है, किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, नहीं पता। वही प्रक्रिया हम आपको बताने वाले हैं कि
ये भी लिख दें कि बेकिंग सोडा NaHCO3 बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक बात। और दूसरा जो हम पूछना आपसे चाह रहे थे, इसे सॉल्वे मेथड के द्वारा पढ़ लेना, सॉल्वे प्रक्रिया के द्वारा बनाया। केमिस्ट्री वाले बच्चों, केमिस्ट्री को और गहराई से पढ़ो, और कठिन सवाल पूछता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे सॉल्वे प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो यह था हमारा छठवां सवाल। अब सातवां सवाल, एक रासायनिक क्रिया हमने लिखा, सभी में गैस फॉर्म में बने, इसमें ऊष्मा का परिवर्तन हुआ, और ये जो ऊष्मा के परिवर्तन थी, ये सवाल हमने पूछा कि इसमें ऊष्मा का परिवर्तन, बताओ जरा क्या लिखा आप लोगों ने। 7वें सवाल पर जो भी आपने जवाब दिया होगा, यहाँ पर जब एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ मिलती है इतनी मात्रा में तो आग लग जाती है, आग लगती है, यानी कुल मिलाकर के दहन होता है। और या जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वो कहलाता है कंबस्शन, हीट, दहन ऊष्मा कहलाती है। और लिख लो फार्मूला, जब किसी यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब किसी यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जलाया जाता है, तो उसे दहन कहते हैं। दहन कहते हैं। जैसे कोई मरते हैं तो उनको ऑक्सीजन खुले एरिया में आग लगा करके जलाई जाती है, बंद एरिया कर दी जाए तो आग नहीं जलती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति दहन के लिए आवश्यक है। खासकर चीता जब जलाते हैं तब उसके लिए खुले में आग अच्छी पकड़ती है और मृत शरीर जो है जलता है। तो जब किसी यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसे दहन कहते हैं। इसी दहन को बताते बताते एक बात याद आ गई। हमारी जो एक प्री स्टूडेंट है जो हमारे साथ अनअकैडमी और यूट्यूब पर भी है, सपना भदौरिया, उसके एक भतीजा था, वो नहाने गया, नहाने के वक्त वो पानी में डूबा और दुखद उसके भतीजे की मृत्यु हो गई। बड़ा कष्ट लगा। इसके पहले के सेशन में उसने बताया था, और हम सब भगवान से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और सपना इस दुखद क्षण को झेल पाए, ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ बता रहे थे कि जब किसी यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसे दहन कहते हैं, कंबस्शन कहते हैं। अतः इस अभिक्रिया का ऊष्मा परिवर्तन, अतः इस अभिक्रिया का ऊष्मा परिवर्तन, अतः इस अभिक्रिया का ऊष्मा परिवर्तन दहन ऊष्मा माना जाता है। ये 7वां सवाल था। 8वां सवाल, प्रोपाइन। प्रोपाइन पानी के साथ क्रिया करे, 2 की उपस्थिति हो, HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाएगा, इसका जवाब पहले दे दें। पानी के साथ जब ये क्रिया करता है तो एसीटोन बनता है। कैसे बनता है ये हम आपको दिखा देते हैं रासायनिक क्रिया के द्वारा। आइए, प्रोपाइन पानी के साथ, प्रोपाइन पानी के साथ
पानी के साथ H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके रासायनिक क्रिया भी लिखेंगे, चिंता मत करो, अभिक्रिया कर एसीटोन बनाता है, कैसे अभिक्रिया करता है? CH2C ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपाइन का फार्मूला देखो, क्योंकि 3 बंध का होना प्रोपाइन की विशेषता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पीएनएसटी वाले बच्चे जरूर इस बात को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रश्नों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जरा गंभीरता से पढ़ लेना, उससे जुड़े हुए सवाल आएंगे, पक्का आएंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजों की उपस्थिति, H2SO4 और HgSO4 दोनों की उपस्थिति में क्या बना देख लेना, मिला लेना। ये है CH3 और डबल बॉन्ड लगा करके O लगा देते हैं। ये जो प्रोडक्ट बनता है यही कहलाता है एसीटोन। नीट में भी पूछा गया है सवाल, 8वां सवाल जो आप देख रहे हो। प्रोपाइन पानी के साथ ही HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एसीटोन का निर्माण करता है। सामान्य टेबल नमक का सूत्र क्या होता है? यह 9वां सवाल है। सामान्य टेबल नमक का उत्तर आप जानते हो, लिख चुके होगे आप कि सोडियम क्लोराइड है जो खाते हो। इसमें एक जरूरी जानकारी हम जो लिखना चाहते हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड है, ये तो उत्तर हुआ। जो इसमें हम लिखना चाहते हैं, इसमें इनमें कुछ मात्रा में, याद रखना, कुछ मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड भी उपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि सोडियम क्लोराइड में सिर्फ सोडियम क्लोराइड है। दूसरा ऑप्शन दिया था कुछ मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, कि दोनों नहीं होते। याद रखना, इसका ऑप्शन होगा सोडियम क्लोराइड तो है, पर इसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। 10वें सवाल पर आना। सर्वाधिक, ये तो आपने उत्तर दे दिया होगा कि इसका साफ नाइट्रोजन उत्तर है, पर हमने कहा था आप ऑब्जेक्टिव में लिखना, हम भी लिखे देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की मात्रा नाइट्रोजन कितनी है साहब? 78%। ऑक्सीजन की कितनी है? 21%। और अन्य गैसों में लिख लेना, अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। 11वां सवाल था कि निम्नलिखित में बहुलक रेयान बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया पढ़ लेना 11वें सवाल का। और 11वें सवाल में पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया जब करोगे तो आपको उत्तर यहाँ मिलेगा 11वें सवाल का, कि सेलुलोज है कि पॉलिस्टर है कि नायलॉन है कि स्टार्च है। तो 11वें सवाल में आपको जो जवाब मिलेगा वो होगा सेलुलोज। कैसे होगा ये भी लिखे देते हैं। बहुलक रेयान को थोड़ा घुमाते हुए उसने पूछा था, रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। एक जानकारी तो ये अपने पास रखना।
और दूसरी जानकारी ये रखना कि इसमें पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया में सेलुलोज का इस्तेमाल होता है। अब सेल्यूलोज का जो फार्मूला होता है, जैसे मान लो सेल्यूलोज का एक अणु यहाँ है, तो फिर इसके पास एक अणु और आ जाएगा, फिर प्लस एक और आ जाएगा, फिर प्लस एक और आ जाएगा। ये जो प्रक्रिया है एक एक अणु का लगातार जुड़ना, ये कहलाती है पॉलीमराइजेशन। यदि ये प्रक्रिया नहीं पढ़े होगे तो कमेंट सेक्शन में बताना हमें, इसका भी वीडियो हम आपको देंगे। 12वां सवाल था, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब sp_d यदि आपने ये प्रक्रिया पढ़ी होगी तो इसके हिसाब से यदि आपने उत्तर किया होगा 12वें सवाल का, तो इसका आंसर होगा 5। कैसे होगा ये हम आपको इधर बताते हैं। Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है ये देख लो। फर्स्ट s2 होगा, सेकंड s2 होगा, 2p6 होगा, 3s²। अब ये क्रम आपको आना चाहिए, और 3p6। इसको पढ़ लेना, अपने बुक जो हो आपके पास उसको पढ़ो, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो कुछ इस तरह, ये 4s और ये 3d5 बनेगा, 4s0 बनेगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बना लेना। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पर इसको समझने की कोशिश करना। कई बार पढ़ा चुके हैं और नहीं पढ़े होगे, नहीं समझ में आता होगा, तो जो वीडियो हैं पीछे केमिस्ट्री पर, उन सारे वीडियो को देखो। 1 2 3 ये 4 ये, और इसको पढ़ के हमें बताना कि ये तुम्हारे समझ में आ गया नहीं। इस तरह के सवाल, कई सवाल पीएनएसटी में पूछे गए, नहीं कर पाओगे फिर जवाब। 13वां सवाल था, कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है। 13वां सवाल, और सोने की शुद्धि करना होता है तो सोने को गलाते हैं। आपकी शुद्धि करना हो तो आपको गला दिया जाए। क्या आप मेहनत करते हो कि नहीं करते हो, संघर्ष करते हो कि नहीं करते हो, गलना पड़ता है। उसी तरह से कार्बनिक यौगिकों की भी शुद्धता गलनांक के द्वारा पता लगती है, याद कर लेना। अब विस्तार से फिर कभी बताएंगे। 14वां यहां लिख लेना, गलनांक, गलनांक से या मेल्टिंग पॉइंट से। 14वां सवाल है, निम्न में से किस अम्ल को दुर्बल अम्ल माना जाता है। 14वां सवाल, इसमें सबसे दुर्बल अम्ल है फास्फोरिक एसिड। कैसे दुर्बल अम्ल है ये लिख देते हैं। S3PO4 दुर्बल अम्ल माना जाता है। जबकि एक चीज तो ये लिख दिया, दूसरी जरूरी जानकारी, जबकि H2SO4 HCl बैटरी एसिड है, बैटरी अम्ल है। ये दोनों जो होते हैं ये सबल अम्ल माने जाते हैं।
15वां और आज के सेशन का अंतिम डिस्कशन, निम्नलिखित में दुर्बलतम क्षार कौन सा है? कॉन्जुगेट एसिड, ये लिखना जरूरी है। फिर उत्तर इसका बताते हैं। कि Cl सबसे दुर्बल क्षार है। इसको समझो, जिस क्षार का, एक लाइन ये लिखा, दूसरी लाइन ये भी ऑब्जेक्टिव था, जिस क्षार का या बेस का कॉन्जुगेट एसिड यानी संयुग्मी अम्ल सबसे प्रबल होगा। अब ये फार्मूला आपको दिए दे रहे हैं, सबसे प्रबल होगा वो क्षार सबसे दुर्बल होगा। क्यों दुर्बल होगा? क्योंकि Cl से, बच्चों याद रखना, HCl बनता है और HCl ये प्रबल अम्ल है, इसलिए इससे बनने वाला Cl से, इससे जुड़ा हुआ जो भी बनेगा वो सबसे दुर्बल होगा। यदि इसकी दुर्बलता, क्षार दुर्बलता निकाल दें तो क्रम, ये तीसरा सवाल भी पूछा गया था, क्षार दुर्बलता, यूपीएससी में सवाल था, उसी का उत्तर लिख रहे हैं। क्लोराइड, देखो दुर्बलता का, दुर्बल क्षार सबसे दुर्बल क्लोराइड, फिर CH3O, फिर CH3, फिर ये, अच्छा, तो ये सबसे दुर्बलतम, क्लोराइड सबसे दुर्बलतम होगा, इसका बी सही। तो बच्चों ये सवाल कैसे लगे और कैसा डिस्कशन लगा, ये जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। आज केमिस्ट्री का सेशन था, इसके पहले फिजिक्स का था। अब अगला सेशन जो लाएंगे वो बायोलॉजी का होगा। बायोलॉजी में बॉटनी का अलग लाएंगे, जूलॉजी का अलग लाएंगे, क्योंकि पेनिस्ट्री का सेशन है। तो जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी थोड़ा और गंभीर सवालों को लाएंगे आपके सामने। आप हमारे साथ लाइव आज 5 बजे जुड़े, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नए वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।